नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अन्नपूर्णा से और ये है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ एनवायरनमेंट फॉर आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट एनवायरमेंटल इंजीनियर पार्ट 10। इस सीरीज में पार्ट 1 to 9 मैं पहले बना चुकी हूँ, जो इसी वीडियो में आपको एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। पर शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस एग्जाम की तैयारी के लिए और एनवायरमेंटल साइंस से जुड़े हर एग्जाम की तैयारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर 1, Ringelmann scale is used to measure 1. Grade of exhaust emissions, 2. Grade of stacked emissions, 3. Grade of smoke density या 4. Turbidity। टर्बिडिटी एक वाटर का इंस्ट्रूमेंट, वाटर का टेस्ट होता है और उसके लिए दूसरा इंस्ट्रूमेंट टर्बिडिटी मीटर यूज किया जाता है। Ringelmann scale is used to measure grade of smoke density, how dense the smoke is. The Ringelmann scale is a scale for measuring the density or opacity of the smoke. Opacity मतलब पारदर्शी है या अपारदर्शी है। It was developed by the French professor of agricultural engineering Maximilien Ringelmann in Paris, who first specified the scale in 1888. तो पुराना स्केल है। Answer is 3. Okay. Next, go to the next question. Question number 2. The photochemical reaction results in the formation of. फोटोकेमिकल रिएक्शन से क्या होता है? फोटोकेमिकल रिएक्शन स्मॉग में होता है, फोटोकेमिकल स्मॉग में होता है। उससे क्या क्या बनता है? 1. ओनली कार्बन मोनोऑक्साइड, 2. बोथ ओजोन एंड पैन, 3. पैन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड या 4. ओजोन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। सो फोटोकेमिकल रिएक्शन से बनता है बोथ ओजोन एंड पैन। PAN stands for peroxyacetyl nitrate, and both ozone and PAN are secondary pollutants formed in photochemical smog. ठीक है, दोनों secondary pollutants हैं। Question 3. Commonly used controlling unit for removal of particulates of size greater than 50 micron is 1. Gravitational settling chamber, 2. cyclone separator, 3. fabric filter या 4. electrostatic precipitator। अब देखिए, इसमें पार्टिकुलेट का साइज जो है 50 माइक्रोन से बड़ा है। दैट मींस द पार्टिकुलेट्स आर ऑफ बिगर साइजेस एंड बिगर साइज पार्टिकुलेट्स डू नॉट रिक्वायर अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड इंस्ट्रूमेंट। जो बड़े साइज के पार्टिकुलेट होते हैं वो आसानी से रिमूव होते हैं, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड इंस्ट्रूमेंट नहीं चाहिए होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स आर यूज्ड फॉर द रिमूवल ऑफ वेरी स्मॉल साइज ऑफ पार्टिकुलेट्स। फैब्रिक फिल्टर आल्सो रिमूव्स स्मॉल साइज पार्टिकुलेट्स। साइक्लोन सेपरेटर आल्सो रिमूव्स particulate sizes of less than 50 microns. Gravity settling chamber. This is a simple instrument used for the removal of particulates of size greater than 50 micron, that is big particles. And settling chambers rely on gravitational settling as a collection mechanism. Settling chambers are generally built in the form of long, horizontal, rectangular chambers with an inlet at one end and an exit at the side or top of the opposite end. और मैंने जब गूगल किया तो ग्रेविटेशनल सेटलिंग चैम्बर्स का ये मुझे डायग्राम मिला। एक तरफ से गैस आएगी और यहाँ पर गैस को थोड़ा देर होल्ड करेंगे। जब गैस को होल्ड करेंगे तब जितने भी लार्ज साइज पार्टिकल है वो नीचे चले जाएंगे और क्लीनर गैस बाहर चली जाएगी। इधर से गैस आई, लार्ज साइज पार्टिकल्स नीचे गए और ये रिलेटिवली प्योर गैस बाहर आई। यही होता है ग्रेविटेशनल सेटलिंग चैम्बर्स के केस में। सिंपली एक बड़े चैम्बर में गैस को लाया जाता है और गैस की स्पीड को मिनिमाइज कर देते हैं और उससे वो काम करता है। तो ठीक है, करेक्ट ऑप्शन इज 1. Question number 4. In unit operations, removal of pollutant is taking place due to physical forces, chemical forces, biological processes या combination of chemical and biological processes. तो पहले यूनिट ऑपरेशन क्या होता है? यूनिट ऑपरेशंस इंक्लूड फिल्ट्रेशन, डिस्टिलेशन और एक्सट्रैक्शन। तो फिल्ट्रेशन, डिस्टिलेशन और एक्सट्रैक्शन ये सभी यूनिट प्रोसेसेस होते हैं और ये सभी फिजिकल प्रोसेसेस होते हैं। तो यूनिट प्रोसेस जो होते हैं वो फिजिकल फोर्सेस का इस्तेमाल करते हैं रिमूवल ऑफ पोल्यूटेंट के लिए। ठीक है, आंसर इज 1. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5. Theoretical oxygen demand of one molecule of glucose is. First, you understand what theoretical oxygen demand is. Theoretical oxygen demand is the amount of oxygen needed to completely oxidize 1 mole of any organic pollutant. ठीक है, तो 1 mole of glucose को completely कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट करने के लिए कितना ऑक्सीजन, कितना मोल ऑक्सीजन, कितना ग्राम ऑक्सीजन चाहिए होगा, ये होता है थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नीडेड टू कंप्लीटली ऑक्सीडाइज ग्लूकोज, 1 मोल ऑफ ग्लूकोज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो एटॉमिक मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ग्लूकोज इज हाउ मच? आंसर इज 192, बट फर्स्ट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ग्लूकोज इज 180.156। नाउ इफ यू डू अ रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज, ये ग्लूकोज का C6H12O6 लिखें प्लस जितना भी 12O2 लिखें इक्वल टू CO2 प्लस H2। ठीक है, तो ऐसे में 12O2 लिखेंगे तो 12O2 का कितना मॉलिक्यूलर वेट होगा, वही है। ठीक है,
तो यही है थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड। आप पूरा केमिकल रिएक्शन लिखिए ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन का और उसको कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में कीजिए और फिर कैलकुलेट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, क्लैरी फ्लोक्यूलेटर इज मेनली यूज फॉर द रिमूवल ऑफ क्लैरी प्लस फ्लोक्यूलेटर, फ्लोक्यूलेटर मतलब फ्लक्स भी है और क्लैरिफिकेशन भी है, तो आंसर होगा 1 कोलॉइडल पार्टिकल्स। बट पहले हम समझेंगे क्लैरी फ्लोक्यूलेटर के बारे में। क्लैरी फ्लोक्यूलेटर इज अ कंबाइंड फ्लोक्यूलेटर एंड क्लैरिफायर which flock formation and its subsequent removal by in which flock formation and its subsequent removal by sedimentation occurs. Clarification भी होता है, flocculation भी होता है, तो colloidal particles को remove करने के काम आता है। Colloidal particles are particles that are not completely dissolved but partly suspended in a medium. Colloidal होता है, पूरा suspended भी नहीं, पूरा dissolved भी नहीं, बीच बीच का मामला होता है, तो उसको remove करने के लिए सिर्फ sedimentation से काम नहीं चलता है, इसलिए flocculation भी कराया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, for the treatment of wastewater containing large quantity of colloidal organic matter the following system is mostly suitable. Again, तो अगर लार्ज पार्टिकल ऑफ कोलोइडल ऑर्गेनिक मैटर है तो उसके लिए हम कौन सा प्रोसेस इस्तेमाल करेंगे? कन्वेंशनल एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस, एक्सटेंडेड एरेशन प्रोसेस, कॉन्टैक्ट स्टेबलाइजेशन प्रोसेस या ट्रिकलिंग फिल्टर। करेक्ट ऑप्शन इज कॉन्टैक्ट स्टेबलाइजेशन प्रोसेस. It is a modification of the conventional activated sludge process. It uses 2 aeration tanks. One tank is for separate re-aeration of the returned sludge for at least 4 hours before it is permitted to flow into the other aeration tank to be mixed with primary effluent requiring treatment. तो इसमें जो कंटैक्ट स्टेबलाइजेशन प्रोसेस होता है वो कन्वेंशनल एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस का एक मॉडिफिकेशन है जिसमें एक की जगह 2 एरेशन टैंक का इस्तेमाल होता है। आंसर इज 3। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, if the sludge volume index is 100 then the concentration of biomass in the returned sludge is. अब sludge volume index क्या होता है? Sludge volume indicates the tendency of activated sludge solids, aerated solids, to thicken and become concentrated during the sedimentation process. और ये जो मैंने लिया हुआ है एक वेबसाइट से लिया है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी तो ताकि आप चेकआउट कर सके। तो ये होता है स्लज वॉल्यूम इंडेक्स। अब कह रहा है कि स्लज वॉल्यूम इंडेक्स है 100, तो बायोमास का कॉन्सेंट्रेशन रिटर्न स्लज में कितना होगा? ठीक है। स्लज वॉल्यूम इंडेक्स को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है स्लज वॉल्यूम इंडेक्स इन मिलीग्राम पर लीटर इज इक्वल टू सेटल्ड स्लज वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मिक्स्ड लिक्विड सस्पेंडेड सॉलिड्स इनटू 1000। ठीक है। तो स्लज वॉल्यूम इंडेक्स है 100 और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बायोमास इन द रिटर्न स्लज मतलब कि सेटल्ड स्लज जो है वो है कितना होगा? तो आप उसको ये फॉर्मूला कितना होगा ये आप निकाल लीजिए, तो उससे मिलेगा आंसर इज 1। Question number 9. There is no emission standard for 1 primary pollutants, 2 secondary pollutants, 3 volatile organic compounds, या 4 particulate matter. So there is no emission standards for secondary pollutants because secondary pollutants are not emitted. जो प्राइमरी पोल्यूटेंट होते हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड होता है या कार्बन मोनोऑक्साइड होता है या हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, इनका तो एमिशन स्टैंडर्ड है, पर सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स लाइक ओजोन या पैन ये तो फॉर्म होते हैं जब प्राइमरी पोल्यूटेंट्स एटमॉस्फेयर में रिएक्ट करते हैं तब, तो ये कहीं से एमिट नहीं होते, इसलिए इनका कोई स्टैंडर्ड नहीं है। तो प्राइमरी पोल्यूटेंट, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और पार्टिकुलेट मैटर ये सभी का स्टैंडर्ड है, पर सेकेंडरी पोल्यूटेंट का कोई स्टैंडर्ड नहीं है क्योंकि सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स आर नॉट इमिटेड बट दे आर फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द रिएक्शन ऑफ primary pollutants that are emitted from an exhaust or a stack into the atmosphere. So therefore there are no emission standards for secondary pollutants, but there are standards for ambient air quality standards for secondary pollutants, that what is the concentration of secondary pollutants like ozone or pan in the ambient air in the natural environment. तो जो ambient air है, natural environment है, हमारे आसपास की हवा है, उसमें तो secondary pollutant का standard है ओजोन या पैन का, लेकिन emission जो स्टैक से निकलता है उसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है क्योंकि स्टैक से वो नहीं निकलता है, वो हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट में फॉर्म होता है। आखिरी सवाल क्वेश्चन नंबर 10, फॉर द रिमूवल ऑफ गैसियस पोल्यूटेंट्स वन कैन यूज 1 settling chambers, 2 bag filters, 3 electrostatic precipitators या 4 absorption towers. Settling chambers, bag filters या fabric filters और electrostatic precipitators, these are all used to trap suspended particulate matter. For removal of gaseous pollutant, absorption towers. Absorption towers basically बड़े बड़े टावर होते हैं जिनमें कोई absorbing substance जैसे कि वाटर या कोई क्विक लाइम, स्लेक लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन ये सब होता है और उसके थ्रू स्टैक से इमिटेड जो गैसेस होती है उनको पास कराया जाता है जिससे कि गैसियस पोल्यूटेंट जो है जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है वो अब्सॉर्ब हो जाता है और रिलेटिवली क्लीन गैस बाहर आती है। ये होता है जैसे फ्लू गैस डिसल्फ्यूरेशन,
एक गैसेस वो यूज होता है, एक एब्जॉर्प्शन टावर है फ्लू गैस डिसल्फ्यूराइजेशन यूनिट, और वो सल्फर डाइऑक्साइड के रिमूवल के लिए इस्तेमाल होता है। तो वो एग्जांपल है गैसियस पोल्यूटेंट के रिमूवल का, और वो अब्जॉर्प्टिव टावर होता है। फ्लू गैस डिसल्फ्यूराइजर इज अ टाइप ऑफ अब्जॉर्प्शन टावर यूज्ड फॉर द removal of sulfur dioxide. So gaseous pollutants are removed by absorptive towers. Everything else mentioned here is used for the removal of particulate pollutants. I hope what we discussed today was easy for you, easy to understand. In case you have any doubts or disagreements or questions or concerns, please let me know in the comments below. कुछ भी पूछना है, disagreement है, doubt है, comments में जरूर बताइए. All the best for your exams. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. Check out the description box for more videos, lectures, and everything.